हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस पार्ट 2 लेट्स कंटिन्यू, जिसमें हम आफ्टर 12th जितने भी सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे पास है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सीरीज में एविडेंस एक्ट हमने शुरू किया है और आज हम उसका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास लेकर आए हैं। तो बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियोस के पीछे एक ही फंडा है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा। तो चलिए, क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। इज अ चाइल्ड डम एंड ल्यूनेटिक कॉम्पिटेंट विटनेस? इज वाइफ कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट हस्बैंड? तो आपके पास पूरा क्वेश्चन हमने एक ही वीडियो के अंदर कवर किया है। तो कॉम्पिटेंसी किसको कहती है? तो कॉम्पिटेंसी सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है। तो लॉ रिलेटिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, अ विटनेस इज सेड टू बी कॉम्पिटेंट व्हेन देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट हिम अपेयरिंग इन द कोर्ट। यानी अगर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उसे कोर्ट में आने से रोक सकता है और एविडेंस देने से रोक सकती है, कोई भी ऐसी चीज है, तो ऐसे केस में ही और शी सेड टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. It depend upon his capacity to understand the question and capacity to give rational answer. मतलब अगर हम सेक्शन 118 पढ़ेंगे तो सेक्शन 118 कहता है ऑल पर्सन्स, सभी इंसान जो हैं वो कंपिटेंट विटनेस है अगर वो सिचुएशन को समझते हैं, उनमें सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है कि वो घटना कैसे घटित हुई उसको बताने की, उसको याद रखने की, ये सब चीजों के बारे में अगर वो सही है, यानी वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चीजों को रिमेंबर कर सकते हैं, इंसिडेंट में क्या हुआ, और उनको लेकर सही क्वेश्चंस को सही तरीके से समझ सकते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो अगर कोई भी इंसान सिचुएशन को, इंसिडेंट को सही तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है, समझने की कैपेबिलिटी है, अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है और सही तरीके से उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की क्षमता है, तो हर इंसान जो है सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग कंपिटेंट पर्सन है। तो जो इंपॉर्टेंट बात है कंपिटेंसी में वो यही है कि हिज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एक तो उसको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और सबसे जरूरी रैशनल आंसर्स, यानी बिना किसी फोर्स के, बिना किसी रिवॉर्ड के वो आंसर दे रहा है वॉलंटरली, ट्रूथफुलनेस के साथ, तो वो हर इंसान जो है सेक्शन 118 के अकॉर्डिंग कंपिटेंट विटनेस है। तो विटनेस इज सेड टू बी कंपिटेंट व्हेन देयर इज नथिंग इन लॉ टू प्रिवेंट हिम। तो इस बात को समझाते हैं किन लोगों को लॉ प्रिवेंट करता है एविडेंस देने के लिए। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो एविडेंस नहीं दे सकते, वो भी हम आपको बताएंगे। पर सबसे जरूरी इन जनरल रूल ये है, एवरी पर्सन बी अ कंपिटेंट विटनेस अगर वो इंसान सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता है, चीजों को याद रख सकता है, उसका सही तरीके से जवाब दे सकता है, वो हर इंसान कंपिटेंट विटनेस के तौर पे कंसीडर करा जाता है। अब हमारे पास सेक्शन 118 कहता है हु कैन टेस्टिफाई या हु कैन बिकम अ विटनेस। तो जवाब है ऑल पर्सन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल पर्सन कैन टेस्टिफाई या ऑल पर्सन कैन बिकम अ विटनेस एक्सेप्ट जिन्हें कोर्ट ने प्रिवेंट करा है, जिन्हें कोर्ट की तरफ से रोका है कि ये लोग विटनेस नहीं बन सकते, या एक्सट्रीम ओल्ड एज, जो चीजों को समझ नहीं पा रहे या याद नहीं रख पा रहे, क्योंकि एक एज के बाद आपकी जो याद रखने की क्षमता होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो एक्सट्रीम ओल्ड एज है, या फिर कोई ऐसी डिसीज है जिसमें ये समझ में आता है कि आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या कोई भी और रीजन अगर कोर्ट को महसूस होता है जहां पर कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन को टेस्टिफाई के लिए या विटनेस के तौर पे कंसीडर नहीं करा जा सकता, सिर्फ उनको छोड़कर सेक्शन 118 कहता है ऑल पर्सन कैन टेस्टिफाई या बिकम अ विटनेस। तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट जो प्रिमिलरी टेस्ट है वो यही है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, चीजों को याद रख सकते हो और उन्हें सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक एक करके अब हम देखते हैं कि जनरली इन लोगों को ऐसा माना जाता है कि विटनेस नहीं हो सकते, जैसे कि चाइल्ड ऑफ टेंडर ईयर। तो क्या एक 6 से 7 साल का बच्चा क्या एक विटनेस बन सकता है, नहीं बन सकता? तो इस सवाल का जवाब है हाँ, वो विटनेस बन सकता है, लेकिन उससे पहले कोर्ट क्या करता है, प्रिलिमिनरी टेस्टिंग करता है। तो एक 6 से 7 साल का बच्चा टेस्टिफाई कर सकता है अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो इंटेलेक्चुअली, यानी उसका दिमाग जो है वो सफिशिएंटली डेवलप हो चुका है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके अंदर ट्रूथफुलनेस है, ऑनेस्टी है, जो भी वो बताने जा रहा है उसमें ट्रूथफुलनेस है, वो किसी भी और चीज से प्रेरित नहीं है, ना तो उसको किसी का डर है, ना वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड है, ना वो इल फेम के लिए ऐसा कह रहा है। तो कोर्ट को सबसे पहले उसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना पड़ता है और वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या वो बच्चा सफिशिएंटली डेवलप हो चुका है चीजों को समझने के लिए और उनका सही जवाब देने के लिए। जब कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि जो चाइल्ड है वो बेशक छोटा है, 6 to 7 ईयर का है, लेकिन उसको चीजों को समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो ऐसे केस में एक 6 से 7 साल के बच्चे को भी विटनेस के तौर पे लिया जा सकता है
इससे पहले कोर्ट कुछ उसके इंटेलेक्चुअल सफिशिएंटली डेवलपमेंट देखने के लिए कुछ सवालों के जवाब उससे पूछता है, डेली लाइफ से रिलेटेड, उसकी स्कूल लाइफ से रिलेटेड, उसके माता-पिता का नाम, वो कौन-सी क्लास में पढ़ता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, उसके डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जब कोर्ट को ये महसूस होता है, जज को ये महसूस होता है कि वो उन सवालों के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे पा रहा है, यानी उसकी सोचने-समझने की जो क्षमता है, वो प्रॉपर्ली डेवलप्ड है, यानी वो चीज़ों को याद भी रख सकता है, समझ भी सकता है, उनके सही जवाब भी दे सकता है। तब कोर्ट एक टेंडर ईयर की एज वाले चाइल्ड के दिए गए विटनेस को भी यानी जो चीजें हैं बातें हैं उनको एविडेंस के तौर पर ट्रीट कर सकता है। लेकिन जनरली ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें हमेशा टेंडर ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके साथ अगर 6 से 7 साल के बच्चे जो छोटी एज के बच्चे हैं उनके द्वारा दिए गए जो एविडेंस है, विटनेस है, उनके साथ हमेशा हमें कॉर्पोरेटिव एविडेंस लेनी चाहिए यानी सपोर्टिव एविडेंस लेनी चाहिए ताकि जो डिसीजन है उसमें कोई भी जो है गलती ना हो जाए। लेकिन अगर जज को ऐसा महसूस होता है कि वो जो बच्चा है उसके द्वारा दिए गए जो सिचुएशंस हैं, जो उसने बातें बताई हैं, जो फैक्ट उसने प्रस्तुत करे हैं, वो काफ़ी हद तक करेक्ट हैं, तो अकेले टेंडर ईयर एज चाइल्ड के दिए गए एविडेंस को भी जो है वैलिड एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पहले वेरीफाई करे कि जो चाइल्ड है, वो एक तो कोर्ट की सैनिटी को समझता हो, यानी जो ओथ वहाँ ली जानी है, उसकी सैनिटी को समझता हो, सिचुएशंस को समझता हो, चीज़ों को याद रख सकता हो। वो किसी भय से, किसी डर से, किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी रिवॉर्ड के चक्कर में या इल फेम के लिए, इन चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर एविडेंस के तौर पे ना आया हो। तो उसके लिए कोर्ट अपनी तरफ से सफिशिएंटली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करता है, बच्चे के कुछ और सवालों के जवाब पूछता है, जो उससे रिलेटेड, जो उसकी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अगर जज को ये महसूस होता है कि वो बच्चा इस लायक है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है और सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है, तो उसके द्वारा दिए गए एविडेंस को वैलिड एविडेंस माना जाता है। तो चाइल्ड ऑफ इवन 6 to 7 years at age may be allowed to testify if the court satisfy that child is intellectually sufficiently developed। अगर वो बच्चा sufficiently अपनी चीज़ों को समझने लायक है और अंडरस्टैंड कर सकता है चीज़ों को और उनके सही जवाब दे सकता है, तो ऐसे केस में उसकी दिए गए एविडेंस को टेस्टिफाई यानी उसे एक विटनेस के तौर पे ट्रीट करा जाता है। लेकिन जनरल रूल क्या है? वैल्यू ऑफ एविडेंस यानी अगर हम चाइल्ड एविडेंस की वैल्यू की बात करें तो जनरली इसे डेंजरस एविडेंस माना जाता है या वीक एविडेंस माना जाता है बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न, क्योंकि बच्चों को आप ईज़िली इन्फ्लुएंस्ड कर सकते हो या वो किसी पनिशमेंट के डर से झूठ भी बोल सकते हैं या उन्हें कोई चीज़ का लालच दिया जा सकता है जिसकी वजह से वो जो गवाही दे रहे हैं वो सही नहीं है या वो इल फेम के लिए भी झूठी बातें बोल सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो चीज़ों को ईज़िली क्रैम कर लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं। तो इस वजह से भी चाइल्ड एविडेंस को वीक एविडेंस जो है या फिर डेंजरस एविडेंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है। बट अगर हम बोलें कि क्या 6 to 7 ईयर के बच्चे के एविडेंस को या उसे विटनेस के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ, यानी पूरे तरीके से इनएडमिसिबल नहीं है। फिर आता है क्या ल्यूनेटिक या अनसाउंड माइंड एक वैलिड एविडेंस के तौर पे या एक विटनेस के तौर पे टेस्टिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता? तो जवाब है नॉट नेसेसरीली इनएडमिसिबल। इसका मतलब ये है कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें हमेशा ना ही बोलेंगे। तो जो सेक्शन 118 है उसने आपको पहले ही कहा था ऑल पर्सन कैन टेस्टिफाई। इवन अ लुनेटिक और अनसाउंड माइंड पर्सन कैन बी टेस्टिफाई या विटनेस दे सकता है, अगर कोर्ट को ऐसा महसूस होता है कि उसको जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई पर्सन है, वो कुछ खास इंटरवल पर ही उसके अंदर वो पागलपन या फिट्स पड़ते हैं उसको कुछ इंटरवल पर ही, लेकिन कुछ इंटरवल पे वो बहुत ही हेल्दी पर्सन रहता है, सही रहता है और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है, रिमेंबर कर सकता है चीज़ों को और वो सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो कोर्ट को अगर ऐसा लगता है, तो ल्यूनेटिक पर्सन के एविडेंस को भी या फिर उसको भी एक विटनेस के तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ऐसे विटनेस को एक्सेप्ट करने से पहले मेडिकल साइंस की हेल्प लेना कोर्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मेडिकल साइंस ही इस फैक्ट को, इस वाइटल फैक्ट को रिवील कर सकती है कि ऐसे पर्सन को आप कितना एक्सेप्टेंस में ले सकते हैं, उसका मेंटल डिसीज़ जो है वो किस लेवल का है। कुछ लोगों को ज़्यादा जो है पागलपन है, कुछ लोगों को बहुत ही कम लेवल का है, चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, कभी-कभी उनमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट ऐसे विटनेस को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इनको हमेशा इनएडमिसिबल रखा जाता है, कभी-कभी इन्हें एडमिसिबल भी करता है कोर्ट। तो सेक्शन 118 ये कहता है नॉट नेसेसरीली इनएडमिसिबल, कभी-कभी इन्हें एक्सेप्ट भी किया जाता है और एक्सेप्ट करने से पहले कोर्ट अपने डिसीजन को वेरीफाई करने के लिए मेडिकल साइंस की हेल्प लेता है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि उनकी जो फिजिकल या मेंटल डिसीज है वो किस लेवल तक है, उस फैक्ट को रिवील करने के लिए कि वो कितना सही है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए। दस इट मस्ट बी अलाउेबल
टू कॉल मेडिकल एविडेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो अगर आप किसी की मेंटल इलनेस की वजह से उसको एविडेंस के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ये गलत है। उसकी मेंटल इलनेस किस लेवल की है इसे वेरीफाई करने के लिए हमेशा कोर्ट मेडिकल एविडेंस यानी मेडिकल साइंस का सहारा लेता है और वही रिवील करती है मेडिकल साइंस की इस एविडेंस को रिलायबल एविडेंस के तौर पर ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं। यानी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे ल्यूनेटिक पर्सन्स की जो एविडेंस है, जो गवाही है उसे ज़रूर मंज़ूर किया जाता है। तो हमारा जवाब है यानी एक 6 टू 7 ईयर वाला बच्चा भी एविडेंस के तौर पे या टेस्टिफाई कर सकता है, विटनेस बन सकता है, कॉम्पिटेंट विटनेस, इवन अ लुनेटिक पर्सन कैन बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। अब सवाल ये आता है कि क्या डेफ और डम्ब एक विटनेस के तौर पे गवाही दे सकते हैं कि नहीं? तो सेक्शन 119 कहता है बिल्कुल ये गवाही दे सकते हैं। अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता है तो और भी ज़रिए होते हैं उनसे एविडेंस लेने के। तो अगर कोई इंसान नहीं बोल सकता है तो उसके एविडेंस आप जो है राइटिंग में ले सकते हैं या साइन की हेल्प ले सकते हैं। तो ऐसे केस में डेफ और डम्ब जो होते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस लिए जाते हैं। उनकी गवाही को बिल्कुल एडमिसिबल करा जाता है कोर्ट की तरफ से, या तो रिटर्न में लिया जाता है या साइन सिंबल्स की मदद से उनसे सवाल या जवाबदेही जो भी होती है उनसे की जाती है। तो जनरली उनकी भी कॉम्पिटेंसी चेक करी जाती है और इसके लिए क्वेश्चन आंसर फॉर्म या साइन लैंग्वेज का पहले इस्तेमाल करा जाता है। और अगर कोर्ट को वेरीफाई होता है कि ये डेफ और डम्ब जो है पूरे तरीके से सही है अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो इन्होंने देखा, समझा, तो ऐसे केस में उनकी गवाही को मंजूरी दी जाती है। तो विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर। बोल नहीं सकता तो क्या हुआ? देयर आर और भी ऑप्शंस है हमारे पास, तो रिटर्न में या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू उनसे जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है गवाही ली जाती है। तो जवाब ये है कि एक डेफ और डम्ब भी गवाही दे सकता है, एक चाइल्ड टेंडर ईयर वाला भी गवाही दे सकता है, एक ल्यूनेटिक भी गवाही दे सकता है। बस ल्यूनेटिक के लिए ज़रूरी है कि मेडिकल साइंस का सहारा लिया जाता है। एक चाइल्ड के लिए कुछ प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन करे जाते हैं और उसके लिए कॉर्पोरेटिव एविडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। और एक डेफ और डम्ब की बात करी जाए तो उनके एविडेंस जो है रिटर्न में और साइन लैंग्वेज के थ्रू लिए जाते हैं। बट इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि बेशक जो यहाँ पर गवाही ली जाती है वो रिटर्न में ली जाती है, बट उसे एक ओरल एविडेंस के तौर पर ही ट्रीट किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट एविडेंस है सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपका 120 सेक्शन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें जो है कुछ चेंजेस करे गए हैं। पहले जो है हस्बैंड और वाइफ जो है एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माने जाते थे और लेकिन सेक्शन 120 में इसमें चेंजेस करे गए हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कुछ प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, कुछ आपसी कम्युनिकेशन होती है, तो कोर्ट कभी भी उनको फोर्स नहीं कर सकता, कंपेल नहीं कर सकता कि आप वो कम्युनिकेशन रिवील करो। तो पहले इसीलिए इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं माना जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट में ही खड़े हुए हैं, किसी भी केस को लेकर, किसी भी सूट को लेकर एक दूसरे के अगेंस्ट में ही खड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में सेक्शन 120 में अमेंडमेंट करी गई और कहा गया कि ये दोनों भी एक दूसरे के अगेंस्ट कंपिटेंट विटनेस हो सकते हैं और गवाही दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू द सूट शैल बी द कंपिटेंट विटनेस। तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही दे सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। पहले पुराने डेज में जो फेवरेट डॉक्ट्राइन था वो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो नहीं खड़े होते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो वन पर्सन ही है। लेकिन अब इस सेक्शन 122 में से इस सिचुएशन को हटा दिया गया है और अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अगेंस्ट गवाही देना चाहते हैं तो उन्हें कॉम्पिटेंट विटनेस ट्रीट किया जाता है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके पास है जिसमें हमने आपको सारे जो कॉम्पिटेंट विटनेसेस एक्सप्लेन करा। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी और ऐसा लगे कि कम समय में हमने आपको अच्छी नॉलेज दी है तो इन्हें शेयर जरूर करिए, हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।